तो पाई चार्ट, ठीक है। अब ये तीसरा तरीका है डेटा को रिप्रेजेंट करने का, पाई चार्ट। पाई चार्ट में क्या होता है कि कोई भी डेटा होगा ना, उसको सर्कुलर फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मान लो सर्कुलर फॉर्म ही एक, और उस डेटा का नाम दे दिए ऊपर में, टाइम स्पेंट बाय अ चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे। दिन के टाइम चाइल्ड कितना टाइम स्पेंड किया, ठीक है। तो देखो पहला टाइम जैसे कहाँ स्पेंड किया, स्लीप में, स्कूल में, प्ले में, खेलने में, और अदर चीज़ में, और होमवर्क में, ठीक है। तो क्या ये डेटा ही हुआ ना स्कूल का, मतलब स्टूडेंट का डेटा हुआ ना, चाइल्ड का डेटा का नाम जो ये लिखा हुआ है ना ऊपर में, उसका डेटा है ये। इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, किसका डेटा है। चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे, एक दिन में चाइल्ड कहाँ टाइम स्पेंड किया, हाँ इन्वेस्ट किया, वही चीज़। तो सोने में, स्कूल में, खेलने में, अदर जगह, और होमवर्क में कितना किया, कितना टाइम किया। स्लीप में 8 घंटा, स्कूल में 6 घंटा, प्ले में 3 घंटा, अदर में 3 घंटा, होमवर्क में 4 घंटा। दूसरा डेटा देखो, एज ग्रुप ऑफ पीपल इन अ टाउन, मतलब शहर में पीपल का एज ग्रुप क्या है, एज ग्रुप क्या है। तो जैसे मान के चलो, एज की बात नहीं कर रहा है, एज ग्रुप का, एक इंटरवल का, है कि नहीं। जैसे मान लो हम बोले कि 0 से 14 साल, 0 से 14 साल के जो आदमी है चाहे औरत बोलो, दोनों मिला करके शहर में कितने हैं, 30,000। और 60 से ज़्यादा, 60 या 60 से ज़्यादा तो 20,000 है। और 15 से 60 के बीच में 50,000, कितना है, 50,000। तो देख रही है, सर्कुलर फॉर्म में डेटा को, रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, पाई चार्ट। इसको हिंदी में और क्या बोलते हैं, दूसरा नाम सर्कुलर। ठीक, क्वेश्चन देखो कुछ ये वाला, कि जैसे मान लो ये डेटा गिवन है किसका, ये जैसे सर्कुलर है, ये जो लाइन है ना, ये ऐसे, तो अगर ये जो डेटा लिखा ना, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन 15%, तो ये वाला पार्ट सिर्फ इसका है, ये वाला जो है सिर्फ इसका इतना ही है, हाँ ऐसा। तो वो नहीं रहता, हाँ, तो तुम इस डेटा को चाहो तो हिस्टोग्राम में भी प्लॉट कर सकते हैं, बस वो बार ग्राफ जैसा आएगा, ठीक। तो एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन कितना है, 15%, फूड कितना है, 25%, क्लोथ कितना है, 10%, ये कितना है, 15%, अदर 20%, ट्रांसपोर्ट 5%, हाउस रेंट 20%। टोटल मिला दो, हो सकता है 100 आए भी, 100 नहीं भी आए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ऑन विच आइटम, किस आइटम पे द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम। एक्सपेंडिचर क्या होता है, अरे वो जो चीज़ खर्च नहीं करते, खर्च ही है, हाँ। खर्च ज़्यादा हुआ है, कौन सा आइटम पे, मैक्सिमम किस आइटम में, हाँ बताओ कौन सा आइटम पे, फूड में क्या होगा, तो बड़ा इजी है। हाँ आपने तो क्या पढ़ेगी अच्छा ही से तो सब इजी लगेगा, सब इजी लगेगा। तुमको लगेगा कि सीटेट क्यों तैयारी कर रहे थे, हमको तो नेट करना चाहिए था, पर एक बार समझ ले तू, देख ले। एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम, किस आइटम पर खर्च जो है वो इक्वल है टू द टोटल सेविंग ऑफ फैमिली, मतलब फैमिली का जितना सेविंग है ना वो बराबर है किसका, किस आइटम पर जितना खर्च हो रहा है वो। तो कितना है फैमिली का टोटल सेविंग, यहाँ लिखा होगा पाई चार्ट शो आइटम सेविंग ऑफ द फैमिली ड्यूरिंग अ 10 सेविंग, यहाँ पे 15, हाँ सेविंग कितना है, 15%। बताओ 15% भी 15%, हाँ। तो हाउस रेंट पे नहीं, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन पे, दोनों पर बराबर है। एक और देगा, हाउस रेंट और क्लोथ के भी बराबर देगा। आगे देखो क्या है, इफ़ द मंथली सेविंग ऑफ फैमिली इज 3,000, मंथली सेविंग कितना है, 3,000, एक महीना में 3,000 बचा रहा है। व्हाट इज़ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ, क्लॉथ पर कितना खर्च कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है। तो एक बात बताओ, मंथली सेविंग कितना है 3,000, और सेविंग यहाँ कितना है 15%, तो 15% इज इक्वल टू 3,000, हाँ 3,000। वही चीज़ है ना। इसको कैलकुलेशन करो यहाँ पे अच्छा कि 15% इज इक्वल टू, अच्छा सब आ जाएगा, सब मिक्स होगा, जितना पेज पढ़ी है ना लाइफ टाइम में, कहीं पर भी कुछ भी आ सकता है, इसलिए तुमको याद होना सब जरूरी है। तो तुमको क्या होना पता चलना चाहिए, 1% का पता होना चाहिए कितना है, तो कितना आएगा 3,000 डिवाइड 15%,
ये 15% नहीं 15, तो 1% में कितना सेविंग हो रहा है? 15 दूनी 30 और 2 जीरो 200, कितना? 200। या फिर तुम ऐसे भी कर सकती हो कि एक का निकल गया ना 200, एक का 200, तो क्लोथ पर कितना खर्च होगा? क्लोथ पे क्लोथ कितना है? 20%। 10%। अच्छा अदर से 10%, कितना है? 10%। तो एक का निकल गया ना, एक का सेविंग, तो खर्चा कितना हो रहा होगा देखो, तो कितना है क्लोथ? 10%। 1% कितना? 200, 10 गुने 200, 2000 किस पे खर्च कर रहा है? कपड़ा पे। किससे? कपड़ा पे या क्लोथ पे। उसी को सही किया है। 15% रिप्रेजेंट कर रहा है 3000 को, 50% कहाँ से? यहाँ से सेविंग वाला, और सेविंग कितना है? 3000। तो यही चीज़ हुआ ना, सेम चीज़, बस ये परसेंटेज में और ये इंटीजर में, नंबर में, ठीक है। ये तो 15% इज इक्वल टू 3000। मेरे को बोलने देना ना, ऐसा आज है ना कहीं दोबारा बोलो तो वैसे। अच्छा ठीक है। तो 10% क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो 15 नीचे आया और 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये एक का निकलेगा ना, फिर 10 से मल्टीप्लाई आ गया। तो बस बना देते हैं छोटा सा पाई चार्ट। मान लो 10% डेटा है, ये 20%, 21%, ये 15%, ये 8%, कुछ भी डेटा है। बस डेटा को हम लोग ऐसे सर्कुलर वे में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको पाई चार्ट बोलते हैं, और इसका सर्कुलर ग्राफ भी नाम है, दूसरा नाम सर्कुलर ग्राफ। साथ साथ बोलना है ताकि तुमको बोलना भी सीखना है ना, सर्कुलर ग्राफ। अभी जो हम पढ़ेंगे ना नया टॉपिक, वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ऐसे बोल बोल के करना। तो मान लो कोई डेटा रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, डेटा को रिप्रेजेंटेशन अलग अलग पाई चार्ट में हो, हिस्टोग्राम में हो, चाहे बार ग्राफ में हो, दिया हुआ है, और उसमें से पूछेगा चीज़ों को मेजर करना, कुछ कुछ क्वांटिटी डिफाइन करने के लिए, ठीक है। इंग्लिश में क्या डेफिनेशन है कि इन मेनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, भाई प्लॉट ग्राफ जो है था हिस्टोग्राम वाला, एवरेज वैल्यू जनरली लिस्ट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, सच वैल्यू आर कॉल्ड मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन रहेगा ना, उसका बीच वाला पार्ट, उसका बीच का पार्ट, सेंट्रल पार्ट। जैसे मान लो ऐसा, मान लो ऐसा गिवन है ऐसा, तो सेंट्रल पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, उसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल का मतलब मान को ये, ठीक है, ये सेंट्रल पार्ट, दोनों के बीच में, मतलब ये ग्राफ के बीच माना चाहिए। जैसे ये बीच में नहीं है ना, इधर अगर 3 रहता है तो इधर 3 रहता है, बीच में जो रहता हाँ, है इक्वल होना चाहिए दोनों साइड। हाँ, तो सेंट्रल पार्ट उसी का ना बीच में जो लाइन रहेगा वो सेंट्रल टेंडेंसी होगा। तो सेंट्रल पार्ट का वैल्यू क्या रहा है? सेंट्रल पार्ट का वैल्यू निकालना है तुमको। तो वैसे ये क्या देखा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है ना, हिस्टोग्राम प्लॉट भी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो ग्राफ है उसी में से निकाल रहे हैं सेंट्रल पार्ट का वैल्यू, ये चीज़। तो अभी जो हम देखेंगे ना, इसमें अलग अलग जो क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, वो है पहला अरिथमेटिक मीन। क्या है? अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को बोलते हैं, अदर नाम क्या है? एवरेज। क्या है? एवरेज नाम है। तो एवरेज निकालना सिखाए थे पहले, वैसे ही यहाँ निकालेंगे। हाँ, सेम सेम। तो हम लोग डेटा में रिप्रेजेंटेशन गिवन रहेगा ना ग्राफ में, तो वहाँ से अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, ठीक है। हाँ, तो अरिथमेटिक मीन को मान लो शॉर्टकट में AM लिख देते हैं। तो AM का फॉर्मूला क्या होगा अरिथमेटिक मीन का? अरे वही जो पहले पढ़े हैं ना, एवरेज का तरीका सेम है, बस यहाँ पर वर्ड थोड़ा हो सकता है अलग लिखा हो। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ वहाँ क्या बताते हैं? क्वांटिटी, जितना क्वांटिटी है सबको जोड़ दो और नंबर ऑफ नीचे क्वांटिटी। यहाँ हाँ, प्रोडक्ट सबको ऑब्जर्व करो और नंबर ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या चीज़ है? डेटा। क्या है हाँ, ऑब्जर्वेशन? कोई क्या होगा? डेटा ही होगा ना। क्या होगा ये?
डाटा डाटा ही होगा या डेटा बोलो। तो जितना भी डेटा है उसका जोड़ दो और जितना नंबर ऑफ डेटा है उससे डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड कर दो। क्या निकलेगा? अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा। सिंपल सा तो है। चलो यहाँ से एग्जांपल लेते हैं बुक से। क्या है कि तो जो अर्थमेटिक मीन जो है ना, अर्थमेटिक मीन वो अनग्रुप डेटा के लिए, किसके लिए? अनग्रुप डेटा के लिए। डेटा के लिए। अनग्रुप का मतलब डेटा क्लासिफाइड नहीं है, अभी ऑर्गेनाइज नहीं है, तो अनग्रुप्ड डेटा के लिए है ये वाला चीज़। ठीक है, अर्थमेटिक मीन सारा मतलब डेटा क्लासिफाइड नहीं है उसके लिए निकाल रहे हैं हम। क्लासिफाई में रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सम करना है ऐसे भी और नंबर ऑफ लिखना है, तो चाहे अरेंज रहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, चाहे जैसे भी रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं बुक से। ऐसे इसलिए बताया ना कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ये चीज़ ऑर्डर लिखा हुआ है। ठीक है, कम मिला थोड़ा। देखो एग्जाम्पल 8, आशीष स्टडीज़ फॉर, कितना घंटा आशीष पढ़ता है? 4 घंटा, 5 घंटा, 3 घंटा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ऑन 3 कंजिक्यूटिव डे, लगातार 3 दिन तक, लगातार 3 दिन तक। हाउ मेनी आवर्स डज द स्टडी डेली ऑन द एवरेज? तो नहीं बोलते हैं कि 3 दिन लगातार 1 घंटा, एक दिन 4 घंटा पढ़े, दूसरे दिन 5 घंटा पढ़े, तीसरा दिन 3 घंटा पढ़े। तो बताओ लगभग कितना घंटा ऑन अ डेली एवरेज कम से कम पढ़ रहा है? नहीं बोलते हैं एवरेज लगभग कितना घंटा पढ़ती है एवरेज। तो किसी दिन तो 10 घंटा पढ़ते हैं, किसी दिन 2 घंटा ही पढ़ते हैं। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? दोनों को सम कर दो और कितना दिन पढ़े? 2 दिन ना, 10 + 2 12/2 मतलब एवरेज 5 घंटा। तो एवरेज ये नहीं बताता है कि तुम डेली उतना घंटा पढ़ी हो, वो नहीं। तो इसको कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर, कितना टोटल नंबर ऑफ स्टडी किया है, और टोटल नंबर ऑफ डेज। ठीक है, कितना दिन तक किया वो, तो टोटल सम डिवाइड बाई 3, कितना? 4 घंटा पर डे, 4 घंटा पर डे। तो हर दिन 4 घंटा पढ़ा है, इसका मतलब लगभग 4 घंटा पढ़ा है। लेकिन क्या ऐसा है क्या हर दिन 4 घंटा पढ़ रहा है क्या? नहीं, किसी दिन कितना घंटा पढ़ा है? 5 दिन। 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे। हाँ, तो एवरेज का मीनिंग थोड़ा अच्छा से समझ लो। एवरेज ये नहीं बताता है कि हर दिन उतना घंटा पढ़ रहे हो, एवरेज ये बताता है कि उतना घंटा पढ़ता ही पढ़ता है, उससे तो कम नहीं है। 4 घंटा करने में देखो, जैसे 4 घंटा इस दिन आया, ये 5 घंटा है, तो 5 घंटा में 4 घंटा है ना, तो मतलब 4 घंटा तो पढ़ाई होगा, ये पढ़ाई होगा। तो ये 3 घंटा है, सोचो। मैंने कम बेसी लेकिन वो कुछ भी हो काम किया सकता ही। है। हाँ, तो एवरेज का मतलब कम ज़्यादा नहीं समझना है। एवरेज का मतलब ये होता है ना कि लगभग उतना हर दिन पढ़ा है। लगभग मतलब कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। किसी दिन वो एवरेज से ज़्यादा पढ़ा होगा, एवरेज से कम। जैसे एवरेज बच्चा नहीं बोलते कि बच्चा एवरेज है, मतलब कोई बच्चा काफ़ी टॉप में होगा, अच्छा से जीपीए लाया होगा, कोई लो भी लाया होगा। तो एवरेज का मतलब सबके जैसे मेजोरिटी में है, ठीक है वो चीज़। उसी तरह से बैट्समैन स्कोर द फ्लोइंग नंबर ऑफ रन इन द 6 इनिंग। 6 इनिंग में, तुम क्रिकेट नहीं देखे, तुमको नहीं पता इनिंग क्या होता है। इनिंग क्या होता है? इनिंग्स 6 इनिंग लिखा है ना। नहीं, बड़ा नहीं समझ, याद नहीं आता। हाँ, तुम क्रिकेट भी देखती भी नहीं हो ना। तो 6 इनिंग का मतलब होता है बैट्समैन जब उतरना गया ना बैटिंग करने, तो उसको 1 इनिंग काउंट करते हैं, फिर दोबारा आउट होकर फिर जाएगा इनिंग करने नेक्स्ट कोई मैच में, तो दूसरा इनिंग हुआ। जब भी खेलेगा मैदान पर उतर के, मतलब बैटिंग करेगा, तब उसको 1 इनिंग काउंट करते हैं। आउट हो गया तो इनिंग ख़त्म। तो ऐसे ऐसे 6 इनिंग में कितना रन बनाया है? एक बार बनाया 36, एक 35, 50, 46, 60, 55। तो एवरेज टोटल कितना एवरेज रन बनाया है हर एक इनिंग में बाय हिम इन इनिंग में एवरेज कितना रन नहीं बोलते कि एवरेज इसका इतना है, इस बैट्समैन का एवरेज 40 है, 50 है एवरेज। तो एवरेज का मतलब वही हुआ कि टोटल इनिंग, टोटल नंबर का सम डिवाइड बाय टोटल इनिंग, नंबर ऑफ इनिंग। तो टोटल रन कितना हुआ ये जोड़ दो, और कितना इनिंग में? 6 इनिंग में। तो 6 से क्या करेंगे? डिवाइड कर दो। तो 47 रन लगभग हर इनिंग में कम से कम बना रहा है। तो एवरेज इसका 47 को हुआ। समझ में आ गया? चलो बढ़िया।